नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। कोलकाता से जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज विश्वास जी। पंकज जी, बहुत स्वागत, जी सर, बहुत अभिनंदन। नमस्कार। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बोलिए। ताबड़तोड़ फैसले हो रहे हैं। जी शांतनु सिन्हा की गिरफ्तारी के बाद 3 और आईपीएस अधिकारियों के सस्पेंशन, और बाकी जो ममता बनर्जी के करीबी रहे हैं, मुंह लगे रहे हैं, और जिन्होंने उनके गलत कामों में उनका साथ दिया, उनकी क्या दिल की धड़कन कह रही है आजकल? सर, जितने भी लोग हैं ममता बनर्जी के करीबी और जिन लोगों ने ममता बनर्जी के गलत कामों में उनका साथ दिया है, सबका विकेट पर गिरना तय है। शुभेंदु अधिकारी जो है, आपको याद होगा सर, जिस दिन वो शपथ ग्रहण समारोह था उस दिन योगी आदित्यनाथ जी ने अपना पटका उनके गले में दिया था। सिग्नल साफ था, योगी जी के दिखाए हुए रास्ते पे ही शुभेंदु जी चलेंगे और उन्हीं के दिखाए हुए रास्तों पे चल रहे हैं। आते ही बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है, आते ही गुंडों का सफाया करना शुरू हो गया है, और आते ही सिर्फ गुंडों को बढ़ावा देने वाले जो पुलिस अधिकारी थे उनका भी सफाया शुरू हो गया है। आज जो है विनीत गोयल, इंदिरा और अभिषेक, 3 जो आईपीएस ऑफिसर थे वो सस्पेंड हो गए। यही अभी बंगाल में भी सर यही हेडलाइन न्यूज है। और मैं आज विधानसभा में गया था, जस्ट कुछ सेकेंड ही मुख्यमंत्री जी से मेरी बात हो पाई है। उनका जो मतलब जो उनसे बात हुई मेरी, यहीं पे वो एक्शन शुरू नहीं होगा। हर विभाग में, पत्रकारिता विभाग में भी जो जो ममता बनर्जी के बैठाए हुए लोग थे उनका भी विकेट गिर रहा है, पुलिस विभाग में गिर रहा है, और जितने भी डिपार्टमेंट है हर डिपार्टमेंट में ममता बनर्जी के बिठाए हुए कोट अनकोट मैं बोल रहा हूं दलाल जो थे उनका विकेट गिरना तय है, गिरना शुरू हो गया है। जो भी लोग हैं खुद से नहीं भाग रहे हैं, उनको भगाया जाएगा और उनको कटघरे में खड़ा किया जाएगा। एक बड़ा दबाव शुभेंदु अधिकारी के ऊपर है। उनको न केवल नेता चुना गया है बल्कि मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने कार्यभार संभाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, सबने जनसभाओं में बहुत सारे एश्योरेंस दिए हैं बंगाल की जनता को। तो वो जो दिशा एक पकड़नी थी सरकार को, वो दिशा पकड़ ली है उन्होंने। जरूर, एकदम। यही तो बंगाल की जनता उस पे जो बीजेपी पे जो बंगाल की जनता ने भरोसा किया है और बीजेपी ने अपना मुखिया शुभेंदु अधिकारी जी को चुना है। हम लोगों के दिमाग में भी कोई शक नहीं था कि शुभेंदु छोड़ के कोई मुख्यमंत्री बन सकते हैं। वो मतलब बीजेपी में सबसे लायक व्यक्ति थे, उनसे बेटर ऑप्शन और बंगाल बीजेपी में था ही नहीं। हालांकि अगर पार्टी किसी और को भी बना दी तो लोगों को मानना पड़ता, वो बात अलग है। लेकिन शुभेंदु अधिकारी जी जो हैं वो इससे पहले सत्ता संभाल चुके हैं। हालांकि वो टीएमसी में थे उस समय, लेकिन टीएमसी में होते हुए भी उनका एक अपना आइडेंटिटी था, और उस आइडेंटिटी से ममता बनर्जी भी घबराती थी, जिसके वजह से बार बार उनका डिमोशन किया गया। फिर डिमोशन करने के बाद भी उनके पार्टी में उस समय टीएमसी में इतना विरोध हुआ कि बार बार उनको डिमोशन भी करना पड़ा और बार बार प्रमोशन भी करना पड़ा। फिर एक मोमेंट ऐसा आया जब वो जो भतीजा है, जो अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी का जो भतीजा लोग बोलते हैं, वो उस भतीजे को प्रमोट करने के चक्कर में अपने पार्टी का उन्होंने नुकसान किया। फिर शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में आ गए। शुभेंदु अधिकारी के साथ बहुत सारे लोग आए, उस समय मुकुल रॉय भी आए, और मुकुल रॉय के साथ साथ बीजेपी में बहुत सारे टीएमसी के कार्यकर्ता विलीन हो गए उस समय, जो आज भी बीजेपी में है। तो टीएमसी को उसी समय से बड़ा झटका लग रहा था, और शुभेंदु अधिकारी आते ही उन्होंने पहले भी कहा था, जितनी भी बार उनसे हमारी बातचीत हुई है, उनका विजन क्लियर था कि सरकार में आने के बाद क्या करना है। सिर्फ ये विकेट गिराना या जो लोग गुंडे बदमाश है या सरकार चलाने के लिए या बंगाल में शांति व्यवस्था लाने के लिए जो काम करना है वो तो कर ही रहे हैं, जो सुर्खियां बन रही है। लेकिन जो चीज सुर्खियां नहीं बन रही है वो है विजन। मुझे लगता है कि उस चीज पे भी बातचीत होनी चाहिए, क्योंकि बंगाल पे 8 लाख करोड़ का कर्जा है। एक बच्चा जो अभी जन्म लेगा उसके ऊपर 78,000 के लगभग
लगभग 80,000 आप मान के चलिए मोटे मोटे तौर पे, लगभग 80,000 का कर्जा है एक व्यक्ति पे। और बंगाल अभी पूरी तरीके से एक परचेज स्टेट बन गया है, इसको आगे ले जाना है डेवलपमेंट का। उनका उसके लिए भी विजन क्लियर है कि किस किस डिपार्टमेंट में कैसे कैसे काम करना है, कहाँ कहाँ से गवर्नमेंट को आमदनी हो सकता है जो ममता बनर्जी कर नहीं पाई है। जैसे कि मैं आपको ओपनली उनसे जो बात हुई है मेरी थोड़ी सी, वो आपको बताता हूँ। बंगाल जी में बहुत सारी जगह पे गैस के खदान है, एक है अशोकनगर में, और कोयले की भी बहुत जगह खदान है जहां से इलीगल माइनिंग होता है, लेकिन लीगल तरीके से नहीं होता है। अगर ये इलीगल माइनिंग को बंद कर दिया जाए, माइनिंग अगर लीगल तरीके से हो, बंगाल में जो पेट्रोल का जो यहाँ पे भंडार है, नेचुरल गैसेस का भंडार है, कोयले का भंडार है, और भी बहुत सारे प्राकृतिक संसाधनों का जो भंडार है, अगर उसी को एक्सट्रैक्ट किया जाए, वहां से सरकार को एक बड़ा रेवेन्यू हो सकता है, इकोनॉमी भी जनरेट होगा, सरकार को रेवेन्यू भी आएगा, और भी बहुत इस तरीके से है। अगर डबल इंजन सरकार अगर पूरे दम पे अगर काम करे, तो बंगाल में बहुत सारे फैक्ट्री, बहुत सारे बिजनेसमैन है जो बंगाल में आना चाहते हैं, जो बंगाल से भागने का इतना दिनों तक प्लान बना रहे थे। तो उन लोगों को अगर वापस लाया जाए, जो लोग चले गए हैं, जिनका अभी भी कुछ न कुछ कनेक्शन है यहाँ के सरकार के साथ, तो उनको अगर वापस में लाया जाए तो 3-4 साल में ही बंगाल का हुलिया सुधारा जा सकता है। बंगाल में जूट अभी भी उत्पादन होता है, लेकिन उस जूट की जो फैक्ट्रीज है, जूट को ट्रीट करने के लिए, वो फैक्ट्री धीरे धीरे बंद हो चुका है। अब तो कुछ ही फैक्ट्रीज बचा है। अगर उन फैक्ट्रीज को अगर रिवाइव किया जाए तो बंगाल की इकोनॉमी को सुधारा जा सकता है। इस तरीके से हजारों प्लानिंग है सरकार के दिमाग में, शुभेंदु अधिकारी जी के दिमाग में, जो अगर अप्लाई किया जाए तो बंगाल का हालत बहुत जल्दी सुधर जाएगा। तो मुझे लगता है कि इन सारे विषयों पर भी बात होनी चाहिए, और बाकी जो सुर्खियां हैं उस पर तो विचार विमर्श होगा ही। सपोर्ट सिस्टम जो था ममता बनर्जी का, उसको खत्म किया जा रहा है धीरे धीरे। जैसे जो अवैध टोल नाके लगवाए थे अभिषेक बनर्जी ने या टीएमसी के कैडर को सौंपे गए थे, उनको बंद करने के आदेश हो चुके हैं। जो ऊपर की कमाई थी क्लबों के जरिए या दूसरे जरिए, वो खत्म की जा रही है। तो ममता बनर्जी और अभिषेक के जो मुंह चढ़े थे, उन पर गाज गिरनी शुरू हो चुकी है। अब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि ममता बनर्जी का नंबर तो तब आएगा जब आएगा, पर अभिषेक बनर्जी का कब? सर, ममता बनर्जी, वो जो अवैध टोल नाके की बात आप कर रहे हैं, उनको उसका मैक्सिमम डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, और जो लोग थे वहां पर पैसा उठाते थे उनको भगा दिया गया है। उनके खिलाफ बहुत सारे थानों में, लोकल थानों में केसेस भी दर्ज हुए हैं। लेकिन इस तरीके का ये जो तोलाबाजी या सिंडिकेट है, कट मनी का जो कल्चर है, वो तो एक दिन में समाप्त नहीं होगा। जितना विजिबल हो रहा है मीडिया में, वो बहुत कम है, क्योंकि बंगाल में कोई भी सेक्टर नहीं है जहां से पैसा तृणमूल कांग्रेस नहीं उठाता था। आप देख लीजिए कि जो यहाँ का इमारत का जो धंधा है, मतलब यहाँ का जो कंस्ट्रक्शन जो बिजनेस है, कंस्ट्रक्शन बिजनेस में पूरा ही टीएमसी वहां से पैसा उठाता है। एकदम प्लान सैंक्शन करने के वक्त आपको पता होगा सर कि यहाँ पे बिल्डिंग बनाने से पहले लोकल काउंसिलर को सिग्नेचर करना पड़ता है प्लान पे, वहां से वो लोग पैसा उठाते हैं। जब बिल्डिंग बनता है वहां माल सप्लाई करके पैसा उठाते हैं। फिर उसके बाद भी बिल्डिंग बन जाने के बाद ये बंगाल का कल्चर है कि हर एक आपके बिल्डिंग में एक कम से कम 2 BHK फ्लैट देना ही पड़ेगा आपको लोकल काउंसिलर पे। तो अवैध धंधा ये तो है ही, और कोई आदमी अगर अपना घर बनाता है वहां भी उसको कटमनी देना पड़ता है। तो ये कटमनी का जो कल्चर है वो तो एक दिन में खत्म नहीं होगा, क्योंकि आपको तब पूरे म्यूनसिपलिटी को मतलब जितने भी म्यूनसिपलिटी है उनको अभी फिलहाल डिफंक्ट कर देना चाहिए, अगर कटमनी अभी ही बंद करना है आपको इमीडिएट तौर पे। जो बीजेपी का प्लान है कि अभी जितने भी म्यूनसिपलिटीज है उनको फंक्शनल रहने दिया जाए, क्योंकि अगर जबरदस्ती उस पर आप उसको डिफंक्ट कर दे या वहां पे आप प्रशासक बैठा दे, तो लोगों में इसका एक बुरा असर पड़ सकता है, या मीडिया में भी एक नैरेटिव बन सकता है कि देखिए साहब, बीजेपी आने के साथ साथ ही उन्होंने पूरे सिस्टम पे अपना कंट्रोल कर लिया है, जबरदस्ती बिना चुनाव करवाए ही म्यूनसिपलिटी को या पंचायत को अपने कंट्रोल में कर लिया है। तो ममता बनर्जी जो करती थी
वही बीजेपी भी कर रही है, तो बीजेपी क्या अलग है? इस तरह का नैरेटिव बन सकता है। इसलिए बीजेपी नहीं चाहती है कि जल्दी जल्दी इतने जल्दी सब कुछ हथिया लिया जाए। समय आने पे तो जो जैसे करना है वो तो होगा ही। लेकिन ममता बनर्जी के जो इकोसिस्टम की बात है उसको तोड़ने का काम तो चल रहा है। और अगर इसको सर नहीं तोड़ा जाए, पहली बात है कि जो इकोसिस्टम को तोड़ने की बात है, कोई तो दूध के धुले ये लोग तो है नहीं। जितने भी पुलिस अधिकारी, ये लोग तो किस तरीके से काम करते हैं सबको पता है। वो जो वर्दी पहनते थे उनको लगता नहीं था कि वो सरकारी वर्दी है, उनको शायद लगता था कि वो टीएमसी की वर्दी। जिस तरीके से वो उनके काम करने का तरीका था, जितने भी अच्छे पुलिस ऑफिसर थे जो न्यूट्रली काम करना चाहते थे, या तो उनको इतने घटिया जगह तबादला कर दिया जाता था कि वो या तो बीआरएस ले लेते थे या नौकरी ही छोड़ देते थे। इस तरीके का ये था। अगर कुछ काम कर भी रहे थे तो उनको सस्पेंड कर दिया जाता था। देवाशीष धर जैसे अच्छे ऑफिसर को उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चालू कर दिया गया, जो ममता बनर्जी की बहुत करीबी थी। बाद में थोड़ा सा उनका जब विवेक जागा तो ऐसे लोगों को, बहुत सारे ऑफिसर हैं जिनको कंपल्सरी वेटिंग में भेज दिया गया है। तो इस इकोसिस्टम को तोड़ना जरूरी। नहीं तो ये सरकार है जो शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में जो भाजपा की सरकार चल रही है, ये सरकार चलाना इनको मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इस इकोसिस्टम को तोड़ना बहुत जरूरी है। ये जो आदेश जारी किए गए थे कि सार्वजनिक रूप से सड़कों पर नमाज अदा नहीं की जाएगी, तो आज तो शुक्रवार था, उसका असर दिखाई दिया है या कुछ जगहों पर कुछ बदमजगी हुई है? सर, चोरी छुपे गली के रास्तों पे अगर कोई नमाज पढ़ ले, जब तक मीडिया में वो रिपोर्ट नहीं हो या सोशल मीडिया पे नहीं आए या किसी नेता को या मुख्यमंत्री को पता नहीं चले, तब तक तो ठीक है। लेकिन कोलकाता के जो बड़ी सड़कें थी, जैसे एजेसी बोस रोड है, जसोर रोड है, वीआईपी रोड है, कोई भी रोड है कोलकाता की जो बड़ी सड़कें, वहां कहीं पे तो मुझे आज नमाज नहीं दिखा, क्योंकि मैं तो उन्हीं सड़कों के ऊपर से गया था और वहीं से वापस आया विधानसभा से, तो मुझे तो नहीं दिखा नमाज के टाइम में। शाम को भी नहीं दिखा, और दोपहर की जो उनकी नमाज होती है, जो उनका मुख्य नमाज होता है, इसमें खुतबा दिया जाता है, लोगों को कभी कभी भड़काया भी जाता है, तो वहां तो मुझे कुछ नहीं दिखा सड़कों पे। और एक अच्छी चीज मुझे ये दिखा कि राजा बाजार में जो लोग धार्मिक टोपी पहन के उसको ही अपना हेलमेट समझते थे, तो वो कल्चर भी अब खत्म होने को है। हालांकि कुछ बदमाश अभी भी हैं, लेकिन सब पुलिस जो है चालान काटना शुरू कर दिया। अब पुलिस, जिनको वो लोग दौड़ा दौड़ा के मारते थे, अब वो कल्चर अलग हो गया। अब यहाँ पे पुलिस उनको दौड़ाएगी अगर वो बदमाशी करेंगे। फिलहाल तो वो मुख्यमंत्री, अब से शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बनते ही वो 90% उनका जो हौसला है वो खत्म हो गया। बाद बाकी 10% अगर कोई कुछ करना चाहता है तो उसका इलाज तो जरूर होगा और कायदे से होगा। एक जगह बुलडोजर चला था, वहां पर कुछ महिलाएं एकत्र की गई थी, पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी हुई, उसका क्या हुआ? उसका अंजाम क्या हुआ? सर, रोने बिलखने का भी आप अधिकार छीन ले तो ये तो डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं। अगर आप किसी का अवैध है लेकिन घर तो है, उसको अगर तोड़ रहे हैं तो थोड़ा सा दर्द, अब जो दर्द है वो टीथ है, उसको अगर आप नारेबाजी बोले, वो तो सही है, नारेबाजी करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो उनका दुख था मुझे लगता है, या दर्द था। दर्द तो होगा और आगे भी होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने शपथ लेने के साथ ही उसी शाम को उन्होंने कहा था कि जो गलत काम कर रहे हैं खुद ही छोड़ दें ताकि हमें व्यवस्था ना लिया जाए। अब सारे लोग तो खुद ही सारे गलत काम तो छोड़ेंगे नहीं, तो सरकार तो व्यवस्था लेगी। अब तोतिया में होगा, इकबालपुर में होगा, मोमिनपुर में होगा, जहां भी उनका इकोसिस्टम है, जो लोग समझते थे कि ये दुनिया जो है ये अल्लाह की देन है और अल्लाह की देन वाली दुनिया पे सिर्फ हमारा ही हक है, तो उनका जो ये गलत सोच है, उस गलत सोच को तो सही तो करना ही पड़ेगा कि ये जो दुनिया है यहाँ पे एक न्याय व्यवस्था है, यहाँ पे संविधान है, जो संविधान के हिसाब से ही चलेगा और कानून के हिसाब से ही चलेगा। तो जो लोग गलत काम कर रहे हैं वहाँ पे इलीगल स्किन का काम करते हैं, टेनरी जो है इलीगल फैक्ट्रीज, जो इलीगल फैक्ट्रीज है उनको अगर वो बंद करे तो के खिलाफ तो एक्शन होगा। सरकार तो कानून के हिसाब से चलेगी, सरकार तो कोई बुक किताब मतलब रिलीजियस बुक से तो चलेगी नहीं। अच्छा, इस पर क्या रिएक्शंस हैं वहां पर कि सोमवार से सभी स्कूलों में वंदे मातरम गाया जाएगा?
सर कुछ लोग हैं जिनको वंदे मातरम से एलर्जी थी, और ये एलर्जी का एंटीडोट है, ये एलर्जी का एंटीडोट कि हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम कहना है। जबरदस्ती, ये कोई जबरदस्ती नहीं है। जिस देश में आप रह रहे हैं उस देश का गुणगान करने में अगर आपको हर्जा है तो देश में मत रहिए। आपके लिए तो 60-70 बहुत सारे मुल्क है, लेकिन ये तो मुल्क नहीं है, ये तो देश है। तो देश का एक अपना संविधान है, अपना नियम है, देश का अपना राष्ट्रगीत, राष्ट्र संगीत है। तो इसको अगर किसी को एलर्जी है तो जहां उनको सूट करे वहां वो चला जाए। यहाँ तो वंदे मातरम कहना ही पड़ेगा, अगर नहीं कहेंगे तो बहुत आपके लिए बहुत सारे रास्ते खुले हैं। एक और आदेश जारी किया है शुभेंदु सरकार ने कि सार्वजनिक तौर पर पशु का कटान नहीं होगा, और चूंकि ईद आ रही है तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ी परीक्षा होने जा रही है सरकार की। पर कोई परीक्षा नहीं, सब एकदम सही है, सब बल्ले बल्ले, सब चंगा थी। इसमें कोई शक नहीं है उस पर। उनका मनोबल जो है, जो इतने दिन दादागिरी करते थे, पशु को, किसी भी पशु को, किसी भी जानवर को आप सड़क पे काटते हैं तो ये तो मतलब ये तो कानून के खिलाफ है। बंगाल में जो म्युनिसिपल एक्ट है, या बंगाल में एनिमल क्रुएल्टी, बंगाल में नहीं पूरे देश में ये एनिमल क्रुएल्टी एक्ट है। तो पूरे देश में जो कानून है, बंगाल तो कोई अलग अलग राष्ट्र है नहीं, ये तो भारत का हिस्सा है। तो भारत का जो कानून है वो यहाँ भी लागू होगा। किसी भी पशु को, अगर आप मुर्गी भी काटते हैं या बकरा भी काटते हैं तो भी उसके लिए एक बाजार है। आप तो सड़क पे खुल्लम खुल्ला नहीं कर सकते थे। और धर्म के नाम पर किसी जो यहाँ के जो हिंदू लोग हैं, हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए, उनको वेदना व्यथा देने के लिए आप गौ माता को अगर सड़क पे धरल्ले से काटते हैं तो सर, अरब में तो गाय नहीं मिलता है, कुरान में तो कहीं गाय काटने का जिक्र नहीं है। या इब्राहिम ने भी जिस जानवर को काटा था वो तो बकरा था। जहां से इसकी शुरुआत हुई ईद उल अजहा का या बकरीद का, वो तो अपने बच्चे को काटने गए थे, वहां पे बकरी आ गया था। तो अगर उस हिसाब से माने तो इनको भी वही करना चाहिए। वैसे किसी को मैं अपने बेटे का गले पे छुरा रखने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अगर जो सिस्टम था उसी को ना आप फॉलो करेंगे, आप अलग जानवर को, तो आप सांप की भी बलि दे सकते हैं, आप मछली की बलि दे सकते हैं। गाय की बलि आप इसीलिए दे रहे हैं, बलि तो नहीं, हलाल करते हैं वो, आप इसलिए उसको हलाल करते हैं क्योंकि हिंदू गाय को पूजता है। तो ये तो पूरा उनका इकोसिस्टम समझ में आता है, उनका जो क्या, उनका दिमागी जो हालत है वो तो समझ में आता है। लेकिन अब वो नहीं होगा। भारत में जो कानून है, कानून के हिसाब से ही चलेगा। और सरकार को जिन लोगों ने वोट दिया है, सरकार उनका ध्यान पहले रखेगी। मुख्यमंत्री जी ने भी डायरेक्टली तो नहीं कहा है, लेकिन वो पहले, उनका बयान बहुत सारा इंटरनेट पे अवेलेबल है। हालांकि मुख्यमंत्री होने के बाद आदमी को बहुत कुछ जो बोलना चाहता है वो संवैधानिक पद पे होने से वो नहीं बोल पाता है। लेकिन बहुत सारे हमारे विधायक है वो खुल्लम खुल्ला बोल रहे हैं, भाई जो हमारा वोट पहले देगा, सबका साथ सबका विकास तो जरूर होगा, लेकिन जिसका साथ पहले होगा उसका विकास पहले होगा। इसमें क्या हर्ज है? तिवारी ने खुल्लम खुल्ला बोला है साहब। एक ये बताइए, टीएमसी में असंतोष और विद्रोह की स्थिति, टूट की स्थिति, तमाम खबरें आ रही हैं, क्योंकि ममता बनर्जी ने जो मीटिंग बुलाई थी उसमें कई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पहुंचे नहीं है, 5 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं पहुंचे, और जो पहुंचे उन्होंने इस पर ऐतराज किया कि कल्याण बनर्जी को फिर से आपने मुख्य सचेतक बना दिया लोकसभा में। तो महुआ मोइत्रा से लेकर के कई महिला सांसद ऐसी हैं जो कल्याण बनर्जी से की लीडरशिप को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। कुछ एमएलए की मीटिंग बुलाई थी, उसमें भी बताते हैं कि 20-25 एमएलए नहीं पहुंचे हैं। चल क्या रहा है? चल तो बहुत बुरा रहा है टीएमसी के अंदर में। मैं जिस दिन का आप वाकया की बात कर रहे हैं, जिस दिन एमएलए को बुलाया गया था, मैं भी ममता बनर्जी के घर के बाहर था। हालांकि मैं तो गया था, ममता बनर्जी ने कहा था कि चुनाव के बाद वो जो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं या उनके पक्ष में जो नहीं है, उनको वो लड्डू खिलाएंगे। नारियल नारियल का एक लड्डू बनता है बंगाल में, जो पूजा के बाद खिलाया जाता है। तो मैं खाने क्यों गया था कि दीदी देखे, दीदी हमें अगर नाड़ू खिलाएगी कि नहीं। हालांकि दीदी तो घर से निकली नहीं, सुबह के अपने घर में बैठी हुई। तो उस दिन जितने भी विधायकों को बुलाया गया था उसमें करीब 15-20 विधायक नहीं आए, अनुपस्थित।
और उस दिन एक बहुत महत्वपूर्ण घटना अंदर में हुआ था, लेकिन जितने भी चप्पल चाटने वाला मीडिया है, छोटी चाटा मीडिया, उन्होंने ये खबर को दबा लिया, क्योंकि ममता बनर्जी का बीट अभी भी उनके ही पुरगे लोग जो है या उनके पक्ष के जो लोग हैं, ममता बनर्जी का जो अपना मीडिया का जो उनका जो फौज है वो उनको खबर करते हैं, तो उन्होंने एक खबर को दबा दिया था। मैं वो आपको, आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि उस दिन ममता बनर्जी ने कहा था अभिषेक बनर्जी ने इस चुनाव में बहुत अच्छा काम है, चलिए उनको उठ के एक स्टैंडिंग ओवेशन दीजिए। तो पीछे से एक विधायक ने माँ बहन की गाली दी, बाद में उसको म्यूट करना पड़ा। उस वीडियो को ममता बनर्जी ने अपने फेसबुक के हैंडल से भी डिलीट कर दिया था। मैं इस काम को समर्थन नहीं करता हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि जिसने वो गाली दी वो अच्छा काम किया, लेकिन उनका गुस्सा झलक रहा है कि जो अभिषेक बनर्जी सिर्फ चोरी चकारी करता था, सिर्फ पैसा उठाता था, एक इकोसिस्टम उसने पार्टी के अंदर और सरकार के अंदर इस तरीके से डेवलप किया था कि सिर्फ पैसा उठाना ही उनका काम था। जो राजनीति का कुछ समझ उसको है नहीं, एक कॉर्पोरेट सिस्टम बना के सिर्फ पैसा उठाने का काम करता था, उसको स्टैंडिंग ओवेशन देना पड़ेगा दल के विधायकों को जो जीत के आए, और इस प्रचंड बीजेपी के प्रचंड लहर के बीच जो जीत के आए। बिल्कुल। तो गुस्सा तो तब से ही है, गुस्सा तो शुरू से है, जब से अभिषेक बनर्जी को धीरे धीरे प्रमोट करने जब किया जाने लगा। आज जो लोग बीजेपी में शामिल है, वो लोग जो कभी टीएमसी में हुआ करते थे, उनका भी तो गुस्सा एक ही पॉइंट पे है, जो पार्टी करे हम, मार खाए हम, लोगों का गुस्सा बर्दाश्त करें हम, 24/7 जनता को सेवा दें हम, लेकिन क्रेडिट सब खा जाए ममता का भतीजा। तो इसी वजह से सजल घोष ने टीएमसी छोड़ा, इसी वजह से मुकुल रॉय ने टीएमसी छोड़ा, इसी वजह से शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी छोड़ा, इसी वजह से तापस रॉय और ऐसे सैकड़ों लोगों ने, टीएमसी के वरिष्ठ जो नेता है उन लोगों ने टीएमसी को छोड़ा। वजह सिर्फ एक ही था, भतीजा। इस भतीजे को बचाने के चक्कर में ममता बनर्जी का लुटिया डूब गया, आज पॉलिटिकल करियर समाप्त हो गया है। ममता बनर्जी की ये हालत है कि वो ना लीडर ऑफ अपोजिशन है, ना वो संसद में है, आज कुछ उनका हैसियत नहीं बचा है। अगर कल ममता बनर्जी किसी को हटा के अगर राज्यसभा में भी चली जाए तो भी उनको संसद में सम्मान नहीं मिलेगा। ममता बनर्जी कोलकाता के सड़कों पे जब निकलती है उनको चोर चोर सुनना पड़ता है। कल तो हाई कोर्ट में भी चोर चोर सुनने को मिला। और साधारण लोगों ने नहीं, वहां जो लोग प्रैक्टिस करते हैं वकील, उन लोगों ने चोर चोर का नारा दिया है। साधारण लोगों ने तो दिया ही हो, जनता तो भीड़ में चिल्लाएगी, लेकिन हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले वकीलों ने उनको चोर चोर स्लोगन दिया। आप सोचिए सर, बंगाल में तो बहुत बड़े बड़े नेता हैं जो बाद में, जिनके दामन पे बहुत सारे दाग लगे, जैसे ज्योति बसु है, जिनके समय काल में बंगाल में सबसे ज्यादा बंगाल को क्षति हुआ, बंगाल का बिजनेस पूरा डूब गया ज्योति बसु के टाइम में। इनको कभी चोर चोर नहीं सुनना पड़ा। नंदीग्राम निताई जैसा हत्याकांड हुआ बुद्धदेव भट्टाचार्य के टाइम पे, माओवादी यहाँ पर उनका माओवादी समस्या अराइज हुआ उनके टाइम पे, उनको कभी चोर चोर नहीं सुनना पड़ा। सिद्धार्थ शंकर राय के समय में कहा जाता है कि उन्हीं के बहकावे में आकर इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाया था। सिद्धार्थ शंकर राय के बहुत बड़े डिक्टेटर टाइप के आदमी थे, उनको कभी नहीं सुनना पड़ा। और ममता बनर्जी जो कभी अपने आप को बेदाग बोलती थी, सौतोतार थी, जिनके दामन में कोई दाग ही नहीं है, जो अपने आप को अग्नि कन्या बताती थी, फायर ब्रांड लेडी, आज उनको चोर चोर सुनना पड़ रहा है। लोग अगर अभी भी तो, अभी वो तो पार्टी के लोगों के घेरे में घूमती है, अगर अकेले घूमेंगे तो लोग थूकने लगेंगे उन्हें, इतना गुस्सा है लोगों के अंदर। पंकज जी, चलते चलते जरा इस पर भी चर्चा कर लें। ये जो वकील का चोंगा पहन करके हाई कोर्ट पहुंच गई थी, ये तो भारी पड़ने वाला है, क्योंकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने पश्चिम बंगाल राज्य बार काउंसिल को एक चिट्ठी लिखी है और इसमें कुछ सवालों के जवाब मांगे हैं 2 दिन के भीतर। उन्होंने पूछा है कि क्या ये प्रैक्टिशनर हैं, क्या वकील हैं, और क्या इससे पहले वकालत करती रही हैं, इनका लाइसेंस नंबर क्या है, इनका जो परमिशन होता है
वकालत करने की, उसकी परमिशन कब मिली इनको, और क्या ये बीच में अगर मुख्यमंत्री रही हैं तो इन्होंने बार काउंसिल को क्या कोई चिट्ठी लिखी थी, अनुमति मांगी थी कि मैं 15 साल तक वकालत नहीं करूंगी? ये सारी डिटेल इनकी मांग ली है। और जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के इस समय अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि ये इंक्वायरी इसलिए बहुत जरूरी है कि आजकल बहुत सारे फेक लोग वकील बनकर के अदालतों में इस तरीके से जाने की कोशिश करते रहे हैं। तो मुझे लगता है कि, और कानूनी कार्रवाई के लिए भी कहा है उन्होंने, कि अगर ये फेक तरीके से वहां गई हैं, इनके पास कोई उस चीज की परमिशन नहीं है और ये वकालत नहीं करती रही हैं, तो हम इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। सर, बहुत सारे ममता बनर्जी के पार्टी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं। ममता बनर्जी तो वो तो हैं ही। इसके अलावा मैं आपको नाम बताता हूँ, चंद्रिमा भट्टाचार्य। ममता बनर्जी की सरकार में वो अर्थ मंत्री और स्वास्थ्य प्रतिमंत्री रह चुकी हैं। और एक व्यक्ति है सब्यसाची दत्ता, इस बार भी ममता बनर्जी का वो बारासात का कैंडिडेट था। ये लोग नाम के वकील है, फर्जी वकील। इन्होंने अलग अलग जगह मतलब लेफ्ट के जमाने में उन्होंने डिग्री हासिल की गैर कानूनी तरीके से। ममता बनर्जी का आपको वीडियो मिल जाएगा ऑनलाइन में अवेलेबल, कि उन्होंने एक साथ 3 डिग्री किया। एक साथ 3 डिग्री, या तो वो बहुत ज्यादा ब्रेनी है या तो वो फर्जी है। और मुझे लगता है कि वो सेकंड जो है उन पे सुटेबल बैठता है, क्योंकि एक साथ उन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्री की थी, उसी के साथ LLB की डिग्री की थी, और एक डिग्री वो मुझे याद नहीं आ रहा है। उन्होंने खुद कहा है कि मैंने 3 डिग्री एक साथ मैंने हासिल किया। और सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई वकील अगर मुख्यमंत्री बनता है या किसी जिम्मेदार पद पे रहता है, तो उसको अपना लाइसेंस सस्पेंड रखना पड़ेगा, फिर उसको रिटेन करना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई वकील जज भी बनता है, तो जज बनते वक्त उसको अपना लाइसेंस सस्पेंड करना पड़ता है, बाद में उसको अप्लाई करके उसको रिटेन करना पड़ता है। ममता बनर्जी ने कभी ऐसा नहीं किया। जब वो रेल मंत्री थी तब भी उन्होंने लाइसेंस सस्पेंड नहीं करवाया। जब वो मुख्यमंत्री बनी, 3 बार की मुख्यमंत्री बनी, फिर भी उनका लाइसेंस था। चंद्रिमा भट्टाचार्य के पास भी था और उस सब्यसाची के भी पास था। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक्चुअली वकील नहीं थे, सिर्फ वकालत का ढोंग अलापते थे, जो ढोंगी वकील है। तो इन सब का जो है लाइसेंस रद्द होना चाहिए, इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। और ये तो मामूली एक घटना है, इस पे ज्यादा कुछ होगा नहीं। मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा ममता बनर्जी को धक्का लगेगा जो आज शुभेंदु अधिकारी ने ग्रीन सिग्नल दिया है, वो जो अभया वाला मामला है, आरजी का रेप केस वाला मामला। इसमें ममता बनर्जी बहुत बुरा फंसेंगे। मैं आपको एकदम पूरे कागज पे सर लिख के दे सकता हूं कि उस केस पे ममता बनर्जी बहुत बुरा फंसेंगे। इसमें जांच के आदेश दिए गए हैं या SIT बनाई गई है या आयोग बनाया गया है? सर, ये तो अभी मुझे पूरा पता नहीं, क्योंकि तो मुझे पढ़ना पड़ेगा वो जो ऑर्डर है। लेकिन जांच के आदेश दिए गए। उस समय मैं विधानसभा में था। विधानसभा में एक विधायक ने मुझे बताया कि शुभेंदु जी ने ऐसा ये किया। फिर मैंने उनके जो करीबी लोग हैं उनसे पूछा, और मैं तापस राय जो विधानसभा के, रविंद्रनाथ बसु जो विधानसभा के अध्यक्ष है, मैंने उनसे भी पूछा था। उन्होंने भी बताया है कि सरकार ने ग्रीन सिग्नल दिया है, लेकिन किस तरीके का है वो मुझे थोड़ा सा वो सरकारी वो डिटेल्स में पढ़ना पड़ेगा या मीडिया रिपोर्ट देखना पड़ेगा। लेकिन 3 IPS नप गए RG कर मेडिकल कॉलेज में, तो ये बहुत बड़ी घटना है आज की पश्चिम बंगाल की। पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, इतना समय निकालने के लिए और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद।